तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के पूरे प्रोसेस को और साथ ही स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस को भी विस्तार से समझेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के आसानी से आवेदन कर सकें। जब आप अपने ई-विद्या वाहिनी में लॉगिन कर लेते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ई-विद्या वाहिनी से डेटा को सावित्रीबाई लॉगिन में किस प्रकार भेजा जाता है। इसके लिए सबसे पहले साइड में दिए गए सावित्रीबाई फुले योजना विकल्प पर क्लिक करें। फिर सेंड डेटा टू सावित्रीबाई विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन खुल जाएगी, जहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट, क्लस्टर, क्लास, जेंडर, ब्लॉक, स्कूल, सोशल कैटेगरी और ईयर। इनमें से कुछ विकल्प पहले से ही चयनित यानी प्री सिलेक्टेड होंगे, जबकि कुछ विकल्प जैसे क्लास और सोशल कैटेगरी आपको स्वयं चुनने होंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने फिल्टर किया हुआ डेटा दिखाई देगा। इस डेटा में आपको विद्यार्थियों का विवरण यानी डिटेल्स और साथ में चेकबॉक्स भी दिखाई देंगे। अब जिन विद्यार्थियों का डेटा आपको भेजना है, उन्हें चयनित करें या सिलेक्ट करें। डेटा भेजने से पहले एक बार सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें, जैसे कि विद्यार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, माता का नाम, पिता का नाम, पता आदि। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूर्ण हो। एक बार सभी विवरणों को अच्छे से जांच लेने के बाद आवश्यक विद्यार्थियों का चयन सेलेक्ट करें। चयन करने के पश्चात सेंड डेटा पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर रिकॉर्ड सेंड सक्सेसफुली का आदेश दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि आपका डेटा सफलतापूर्वक सावित्रीबाई स्कूल लॉगिन में भेज दिया गया है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सावित्रीबाई लॉगिन से सीडीपीओ को डेटा किस प्रकार भेजा जाता है। सीडीपीओ को डेटा भेजने से पहले हमें सावित्रीबाई फुले स्कूल लॉगिन में लॉगिन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले साइड में दिए गए होम विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर आपको सावित्रीबाई का एक बैनर दिखाई देगा। सावित्रीबाई फुले स्कूल लॉगिन में जाने के लिए इस बैनर पर क्लिक करें और कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। ध्यान रखें, आपके ब्राउजर का पॉपअप चालू यानी ऑन होना चाहिए, या फिर आप इसे इनकॉग्निटो मोड में भी उपयोग कर सकते हैं। लॉगिन होते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां आपको कुल विद्यार्थियां यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई देगी, यानी कि आपने ई-विद्या वाहिनी से सावित्रीबाई स्कूल लॉगिन में कितना डेटा भेजा है। इसके साथ ही आपको अप्रूव्ड की संख्या दिखाई देगी, यानी कि आपने सीडीपीओ को कितना डेटा भेज दिया है, और पेंडिंग का मतलब है कितने आवेदन अभी सीडीपीओ को भेजना बाकी हैं। इसके अलावा आपको सीडीपीओ रिटर्न और डीएसडब्ल्यू रिटर्न भी दिखाई देंगे, यानी कि सीडीपीओ और डीएसडब्ल्यू द्वारा कितने फॉर्म वापस या रिजेक्ट किए गए हैं। ध्यान दें, ये रिटर्न किए गए फॉर्म वही होते हैं जिन्हें सुधार करके दोबारा भेजना होता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद विस्तार से जानेंगे। अभी सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीडीपीओ को आवेदन कैसे भेजना है। सीडीपीओ को आवेदन भेजने के लिए सबसे पहले साइड में दिए गए रिसीव्ड एप्लीकेशन विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईवीवी पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने कई विकल्प दिखाई देंगे। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। बैच नंबर, ये प्रत्येक आवेदन समूह का यूनिक नंबर होता है, जिससे आप अपने डेटा को आसानी से पहचान और ट्रैक कर सकते हैं। रिसीव्ड एप्लीकेशन, यहाँ वे सभी आवेदन दिखाई देते हैं जो ईवीवी से सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, इस सेक्शन में वे आवेदन होते हैं जिनका सत्यापन अभी बाकी है। इन्हें आगे बढ़ाने से पहले जांचना आवश्यक होता है। फॉरवर्डेड टू सीडीपीओ, यहाँ वे आवेदन दिखाई देते हैं जिन्हें आप पहले ही सीडीपीओ को भेज चुके हैं। रिटर्न टू ईवीवी, इस सेक्शन में वे आवेदन होते हैं जिन्हें ई-विद्या वाहिनी में वापस भेजा गया है। आमतौर पर इनमें कुछ सुधार, करेक्शन की आवश्यकता होती है। डुप्लीकेट बेनिफिशरीज, यहाँ उन लाभार्थियों की सूची होती है जिनका डेटा डुप्लीकेट पाया गया है, यानी एक ही व्यक्ति का विवरण एक से अधिक बार दर्ज हुआ है। इन सभी विकल्पों को समझकर आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब हम बैच नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस बैच से जुड़े सभी विद्यार्थियों की सूची आपके सामने दिखाई देगी।
इसके बाद आपको साइड में एडिट का विकल्प दिखाई देगा। जिस विद्यार्थी का विवरण आपको संपादित करना हो या सीडीपीओ को भेजना हो, उसके सामने दिए गए एडिट विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने उस विद्यार्थी का पूरा विवरण खुल जाएगा। सबसे पहले आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला, उस विद्यार्थी की क्लास, और दूसरा, यदि बच्चा 18 से 19 वर्ष के बीच है तो 18-19 ईयर स्टूडेंट का विकल्प। ध्यान रखें, यदि विद्यार्थी 18-19 वर्ष के बीच है तो आप यहीं से उसका 18-19 वर्ष का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस विद्यार्थी के पास वोटर आईडी होना अनिवार्य है। यदि वोटर आईडी उपलब्ध नहीं है तो आपको क्लास वाला विकल्प ही चुनना होगा। विकल्प चयन करने के बाद नीचे आपको कुछ फील्ड्स दिखाई देंगी, जैसे एनुअल इनकम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, इनकम डिक्लेरेशन, डोमिसाइल डिक्लेरेशन आदि। इन सभी विवरणों को आपको एक एक करके ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरना होगा। तो सबसे पहले हम एनुअल इनकम का चयन करेंगे। इसके बाद हम आईएफएससी कोड दर्ज करेंगे। यदि आईएफएससी कोड सही होगा तो बैंक नेम और बैंक ब्रांच स्वतः मतलब ऑटो फिल हो जाएंगे, और यदि आईएफएससी गलत हुआ तो बैंक नेम में त्रुटि दिखाई देगी। इसके बाद हम अकाउंट नंबर भरेंगे। ध्यान रखें, बैंक खाता केवल विद्यार्थी के नाम पर ही होना चाहिए, माता या पिता के नाम पर नहीं। अब इनकम डिक्लेरेशन में टिक करें। यदि अभिभावक टैक्स पेयर हैं तो विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा, और यदि अभिभावक टैक्स पेयर नहीं हैं तो विद्यार्थी पात्र माना जाएगा। इसके बाद डोमिसाइल डिक्लेरेशन में टिक करें। विद्यार्थी का झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। यदि वो झारखंड का निवासी नहीं है तो वो पात्र नहीं होगा। अंत में यदि सभी विवरण सही हैं तो दोनों चेकबॉक्स को टिक करें। सभी फील्ड्स भरने के बाद सेव एंड फॉरवर्ड टू सीडीपीओ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक कंफर्मेशन पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक सीडीपीओ को भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार आप एक एक करके सभी आवेदनों को सीडीपीओ को भेज सकते हैं। अब हम जानेंगे, यदि हम गलती से कोई गलत आवेदन सीडीपीओ को भेज देते हैं तो उसे वापस प्राप्त करके कैसे सुधार करेक्शन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फॉरवर्डेड टू सीडीपीओ के नीचे दिए गए काउंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस विद्यार्थी का आवेदन गलती से भेजा गया है उसके एक्शन कॉलम में दिए गए कॉल बैक विकल्प पर क्लिक करें। कॉल बैक बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा। इसमें आपको कारण दर्ज करना होगा कि आप उस आवेदन को वापस क्यों लेना चाहते हैं। कारण लिखने के बाद ओके पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने सफलता का संदेश दिखाई देगा। अब जिस आवेदन को आपने कॉल बैक किया है उसे आप दोबारा बैच नंबर में जाकर एडिट कर सकते हैं और सुधार के बाद पुनः भेज सकते हैं। ध्यान रखें, आप केवल उन्हीं आवेदनों को कॉल बैक कर सकते हैं जिन्हें अभी तक सीडीपीओ द्वारा अप्रूव या डीएसडब्ल्यूओ को फॉरवर्ड नहीं किया गया हो। संभव है कि आपके द्वारा कुछ आवेदन ऐसे भी गलती से भेज दिए गए हों जिन्हें यहां एडिट करना संभव नहीं है, जैसे कि आधार नंबर से संबंधित त्रुटि। तो ऐसे आवेदनों को वापस ई-विद्या वाहिनी में कैसे भेजा जाता है, आइए अब आगे इस वीडियो में इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बैच नंबर में जाएंगे। इसके बाद जिस विद्यार्थी का आवेदन हमें रिटर्न करना है उसके एडिट विकल्प पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करते ही आपके सामने पहले की तरह ही वही स्क्रीन खुल जाएगी। अब इस स्क्रीन में थोड़ा नीचे आने पर आपको लाल रंग में रिटर्न का विकल्प दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप आवेदन को ई-विद्या वाहिनी में वापस भेज सकते हैं। अब सबसे पहले हम रिटर्न पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक बॉक्स यानी पॉपअप खुलेगा, जहां आपको कारण चयन करना होगा कि आप आवेदन को क्यों वापस भेजना चाहते हैं। रीजन चयन करने के बाद ओके पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने सफलता का संदेश दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि विद्यार्थी का आवेदन सफलतापूर्वक ई-विद्या वाहिनी में रिटर्न हो गया है। ध्यान रखें, ये रिटर्न किया गया आवेदन लगभग 48 घंटों के भीतर ई-विद्या वाहिनी में दिखाई देने लगेगा,
जहां से आप आवेदन को पुनः सुधार कर सकते हैं और उसी प्रक्रिया के माध्यम से फिर से सीडीपीओ को भेज सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे सीडीपीओ और डीएसडब्ल्यूओ से वापस हुए आवेदनों को सुधार कर पुनः कैसे भेजा जाता है। सबसे पहले हम रिसीव्ड एप्लीकेशन में जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन रिटर्न फ्रॉम सीडीपीओ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उन सभी आवेदनों की सूची दिखाई देगी जिन्हें सीडीपीओ द्वारा रिजेक्ट या रिटर्न किया गया है। यहाँ आपको एक स्टेटस कॉलम भी दिखाई देगा, जहाँ ये उल्लेख होता है कि आवेदन को किस कारण से वापस किया गया है। जैसे कि यदि वहाँ रॉन्ग अकाउंट नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि उस विद्यार्थी का खाता संख्या गलत है। अब आपको उस त्रुटि को सुधारना होगा, जैसे इस स्थिति में सही अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। अब आवेदन में सुधार करने के लिए व्यू एंड एडिट कॉलम के नीचे दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करते ही आपके सामने उस विद्यार्थी का पूरा विवरण यानी डिटेल्स दिखाई देगा। अब जिस कारण से आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है, उसे ध्यानपूर्वक सुधारें और सुधार करने के बाद आप उस आवेदन को पुनः फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू सीडीपीओ के माध्यम से भेज सकते हैं। इसी प्रकार डीएसडब्ल्यूओ के लिए भी प्रक्रिया समान रहती है। सबसे पहले रिसीव्ड एप्लीकेशन में जाएं, फिर एप्लीकेशन रिटर्न्ड फ्रॉम डीएसडब्ल्यूओ पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने उन सभी आवेदनों की सूची दिखाई देगी जिन्हें डीएसडब्ल्यूओ द्वारा वापस या रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे रिमार्क्स कॉलम में कारण या रीजन दिखाई देगा कि आवेदन को क्यों वापस किया गया है। अब उस त्रुटि को ध्यानपूर्वक सुधारें। इसके लिए एक्शन कॉलम में दिए गए एडिट बटन पर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करते ही आपको विद्यार्थी का पूरा विवरण दिखाई देगा, जहां आप आवश्यक सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद आवेदन को पुनः आगे भेज दें ताकि वो फिर से प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो इस प्रकार यहाँ स्कूल स्तर की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है। अब आगे की प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है।